हाफिज साहब आए, माशाल्लाह। अच्छा सर बेटा, आपकी बड़ी अच्छा हमने बेटा अब क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? आपको याद है 2 दिन में हमने पढ़ा है एस इज इक्वल टू आर थीटा पढ़ा था हमने, रेडियन पढ़ा था हमने, उसके बाद बेटा हमने ओमेगा पढ़ा था, थीटा ओवर टी पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, फिर 6 हमने पढ़ा था ओमेगा 2 पाई एफ पढ़ा था हमने, फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा था, और 8 था फिर हमने v इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी पढ़ा था, और फिर इसी को v इज इक्वल टू 2 पाई आर एफ पढ़ा था हमने। ये चीजें वो थी जो जनरल बिल्कुल बेसिक सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थी, ये हमने पहले दिन पढ़ा था। और दूसरे दिन हमने ये बात पढ़ी थी कि जो बॉडी सर्कल में घूम रही होती है वो सेंटर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होती है, और उसके बारे में हमने कहा था कि एनीथिंग विच इज रोटेटिंग इन अ सर्कल इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैंने कहा था कि बाज बच्चे इस फिक्रे से ये समझते हैं कि शायद समथिंग इज मूविंग इनटू द सर्कल, ऐसा नहीं है। जब आप कहते हैं कि बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो उसकी सिर्फ एक्सेलरेशन का वेक्टर सेंटर की तरफ है। इसका ये मतलब नहीं कि वो ऐसे घूमती घूमती अंदर आ जाएगी। और फिर मैंने आपको ये बात बताई थी कि अ बॉडी विच इज रोटेटिंग इज सेड टू बी फॉलिंग इनसाइड। ये एक स्टेटमेंट है जो आप दे सकते हैं, और ये ट्रू फॉलिंग का मतलब नहीं कि वो अंदर आके गिर गई है। मिसाल के तौर पर ये प्लेनेट अर्थ और ये एक सैटेलाइट उसके गिर्द घूम रहा है, द सैटेलाइट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल, इट इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट इज फॉलिंग। अभी घूम भी रहा है मगर इट्स फॉलिंग, वो मुसलसल फॉल कर रहा है। एज इट रोटेट्स इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द प्लेनेट अर्थ, ठीक है कि नहीं? तो ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हमने 5 फार्मूले पढ़े थे, वी स्क्वेयर ओवर आर, आर ओमेगा स्क्वेयर, वी ओमेगा, और 4 पाई स्क्वेयर आर ओवर टी स्क्वेयर, और 4 पाई स्क्वेयर आर एफ स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर एफ स्क्वेयर। ये हमने इसके 5 फार्मूले पढ़े थे सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब हम आज आगे जो पढ़ेंगे वो आज हम उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि जो रोटेटिंग बॉडी होती है, कोई बॉडी रोटेट कर ही नहीं सकती। किसी बॉडी, हर बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो सीधी जाए। आप एक पत्थर फेंके तो वो सीधा जाता है, उसको गोल घुमाने के लिए आपको इस तरफ को फोर्स लगाना पड़ेगा। आप इस तरफ को फोर्स लगाएंगे वो यूं घूमेगा। अब यहां से भी उसका दिल है मैं सीधा चला जाऊं, आप उसको यूं फोर्स लगाएंगे तो वो यूं घूमेगा। अब यहां से भी उसका दिल होगा मैं सीधा चला जाऊं, आप उसे यूं फोर्स लगाएंगे तो वो यूं घूमेगा। यहां से भी उसका दिल होगा मैं सीधा चला जाऊं, आप उसको फोर्स लगाएंगे तो वो गोल घूमेगा। पता चला कि बॉडी का बिल्कुल दिल नहीं होता गोल घूमने को, और वो तभी गोल घूमती है जब उसे एक मुसलसल सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो। एक फोर्स मुसलसल सेंटर की तरफ लग रहा हो तो वो गोल घूमती है। मुसलसल सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा हो तो वो गोल घूमती है। तो उस फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेटिंग फोर्स है, नेट फोर्स है, और उसी वजह से फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की ये सारी शक्लें हैं। आप उसको चेंज करते जाएं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूलों को, ये सारे के सारे चलेंगे, ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखें, यहां तक तो ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि हम इस क्वेश्चंस में लेक्चरिंग से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो हम आज इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? और हमारा जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, अच्छा हम जितने भी क्वेश्चंस आज करेंगे वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के सारे किसके हैं? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के होंगे, वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के होंगे। तो अब आए देखते हैं, आपके सामने हम एक क्वेश्चन रखते हैं। आप जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे, सबके सामने आ रहा है क्वेश्चन। एक मिनट सर,
ये क्वेश्चन है, अगर आपको नजर आ रहा है सबको, देखें सबको नजर आ रहा है बेटा कि नहीं, पढ़ा जा रहा है कि नहीं? जी सर आ रहा है। अच्छा, और ये आपसे पढ़ा भी जा रहा है? जी सर। ठीक है। जी, a small coin is placed flat on a record turntable. A coin is distance 10 centimeter from the axis of turntable. The turntable is rotating at a constant speed of 33 revolutions per minute and the सर coin is not moving on the turntable. जी सर ये वो टेबल है जो उसमें यूज होती है अपना गैम्बलिंग में। सर ये वो टेबल है जो उसमें यूज होता है अपना गैम्बलिंग में यूज करते हैं, गैम्बलिंग टर्न टेबल। जी उसी तरह का, मतलब उस जैसा है, उस जैसा है। उस जैसा है, ठीक है कि नहीं? मिसाल के तौर पर ये चीज देखें, आपको मैं दिखाता हूं। अब ये मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी ना, पिछले जो मैंने वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने काफी सारे वीडियोस इस तरह के रखे थे। मुझे देखना पड़ेगा कि आया वो मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि नहीं। ये मैं पिछले साल जो मैंने वीडियो दी थी उसमें मैंने ये जो बेटा मैंने आप लोगों को सर्कुलर मोशन की जो लेक्चर दिए थे ना, मैं बाकियों की बात नहीं करता, लेकिन जो मैंने सर्कुलर मोशन के लेक्चर दिए थे जो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे मौजूद हैं, वो कुछ टीचर्स ने देखे और उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया उसको, मतलब उनको टीचर्स अप्रिसिएशन मिली। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप वो लेक्चर्स जो हैं वो देखें, ठीक है कि नहीं है? और उसमें मैंने जो वीडियोस इस्तेमाल की हैं वो काफी अच्छी थी, मेरा अपना जाती ख्याल है। मैं आज भी उन्हें देख रहा था तो मैं खुश हो रहा था, मैंने कहा था ये लेक्चर हमने काफी ठीक अच्छे तो मेहनत से दिया था, ठीक है। अच्छा देखें, अ स्मॉल कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ रिकॉर्ड टर्न टेबल। ये टर्न टेबल गोल होता है और नीचे से घूमता है, नीचे से इसको मोटर लगी हुई होती है, नीचे से इसको क्या लगी हुई होती है मोटर। तो ये गोल गोल घूमता है, ठीक है। A small coin is placed flat on a record turntable. The coin is at a distance of 10 centimeter from the axis. ये पिवट है, ये कॉइन पड़ा रहा अब अगर ये टर्न टेबल घूम रहा है तो ये कॉइन भी इस तरह से घूम रहा है। अब ये कॉइन अगर इस तरह से घूम रहा है तो इसको इस तरफ को तो फोर्स लग रही होगी, इस तरफ को फोर्स। अच्छा, वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको बेटा? बेटा वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको जी, वो बता सकता है कि वो फोर्स इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है? जी जी फ्रिक्शन फोर्स। जी बिल्कुल, फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग दिस कॉइन द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग इट necessary centripetal force. अच्छा, small coin is placed flat on a record turntable. The coin is at a distance of 10 centimeter from the coin. तो वो कहता है ये कि जनाब the turntable is rotating at a constant speed of 33 revolutions per minute. पहला क्वेश्चन ये है कि show that angular speed of the turntable is 3.4 radians per second. अब उसका ओमेगा क्या था? 33 आरपीएम था, रेवोल्यूशंस पर मिनट, 33 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब रेवोल्यूशंस को कन्वर्ट किस में करना है? रेडियंस में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दे तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और मिनट को 60 सेकंड से डिवाइड कर 60 सेकंड्स के बराबर लिख दे। एक मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है। तो ये खुद बहुत 3.46 रेडियंस पर सेकंड आ जाएगा, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप ये चीज देखिए, ये पहला पार्ट था जो इसका हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है जनाब? सेकंड पार्ट ये कहता है कि उसकी स्पीड निकालें, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से। अब जाहिर है वो कॉइन कितनी दूर है? 10 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ, तो उसको आर उसका 10 बन जाएगा, सेंटीमीटर है तो उसको मीटरों में कन्वर्ट कर लें, और ओमेगा 3.46, तो जो आपका जवाब आएगा वो 0.346 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? अब अगला पार्ट क्या कहता है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड इन मीटर पर सेकेंड एंड स्टेटिंग इट्स डायरेक्शन। बेटा आपको पता है कि इसकी एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है,
और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, वो v स्क्वायर ओवर r के बराबर भी है। अगर आप v स्क्वायर ओवर r लगाएंगे 3.46 का स्क्वायर ओवर 0.10 कर देंगे तो भी ठीक है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप r ओमेगा स्क्वायर लगा सकते हैं, r की जगह 0.1 लगा दें और ओमेगा की जगह 3.46 का वो कर दें, स्क्वायर कर दें। ये वाला फार्मूला नहीं पसंद तो v ओमेगा लगा लें, v की जगह 346 लगा दें और ओमेगा की जगह 3.46 लगा दें। और अब इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है। जब जिस तरह पंखा कांस्टेंट स्पीड पे घूम रहा होता है तो ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इस तरह से, ये तब है जब रोटेशनल स्पीड कांस्टेंट हो। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक्सेलरेशन की सारी किस्में बताई थी डिटेल से। तो रोटेशनल स्पीड कांस्टेंट हो तो ये इस तरह से, ये एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है। और ये एक्सेलरेशन सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, ये एक्सेलरेशन बेटा क्या है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से बेटा। अगला पार्ट उसका क्या कहता है, व्हिच फोर्स इज कॉजिंग दिस एक्सेलरेशन, उसका जवाब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द कॉइन एंड द टेबल। चौथे पार्ट का जवाब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन कॉइन एंड टेबल। Frictional force between coin and table is providing coin the necessary centripetal force. ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद अगला पार्ट क्या है जी, what happened to the coin if the speed of rotation of the turntable is slowly increased। अगर स्पीड बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा जी, स्पीड बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा, स्पीड बढ़ाई जाएगी तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स will exceed अवेलेबल सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए जो फ्रिक्शन है वो लिमिटेड है, एक खास हद से ज्यादा नहीं मिल हो सकती। As a result, the coin will spiral out. Coin will leave the circular track. As a result, coin will move out, spiral out, and leave the circular track. Leave the circular track because of its inertia. Leave the circular track because of its inertia. Track because of its inertia. ठीक है कि नहीं। If there are two coins A and B of different masses, mass of A is bigger than the mass of B, what will be the difference in their behavior if the speed of rotation is slowly increased? आप लोग ये चीज देखो, अब ये मेरा ख्याल बड़ा डिबेट हुई थी मेरी आप में से किसी एक के साथ इस पॉइंट पर कि जनाब ये देखें ये स्लो मास है, ये छोटा मास है और ये बड़ा मास, ठीक है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि इस बड़े मास का इनर्शिया ज्यादा है, किसका ज्यादा है, बड़े मास का इनर्शिया ज्यादा है, तो वो सीधा जाने की कोशिश करेगा। और ये जो है ये तो ये भी सीधा जाना चाहता है लेकिन इसको थोड़ी सी फोर्स के साथ ये टर्न लेना शुरू कर देगा, लेकिन इसका मास चूंकि ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है, ये सीधा जाने की कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट सबसे पहले ये सर्कुलर ट्रैक छोड़ेगा और ये उसके बाद में छोड़ेगा। बड़ा हैवी जो कॉइन है वो पहले छोड़ देगा। या अगर फर्ज करें आपने ड्रम इस तरह का बनाया हुआ, इस तरह का टेबल बनाया हुआ, यानी टेबल इस तरह का है, यानी उसकी साइडों पे बाउंड्री है, तो क्या होगा, वो जो बड़ा मास है वो इधर आ जाएगा पहले और छोटा मास इधर आ जाएगा, क्योंकि बड़े मास को ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो वो अपना आर बढ़ाएगा, इसका मतलब बड़े रेडियस में घूमेगा, बड़े रेडियस में घूमेगा तो उसको फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, कम सेंट्रीपिटल फोर्स से भी उसका काम चल जाएगा। इसलिए बड़ा मास हमेशा एंड पे जाएगा। और बेटा यही टेक्निक जो है वो यूज होती है यूरेनियम 235 को
यूरेनियम 238 से अलहदा करने से। ये इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज टेक्निक। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूज टेक्निक। इसमें क्या होता है कि पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान डेरा गाजी खान से यूरेनियम फ्लोराइड निकालता है, जहां यूरेनियम फ्लोराइड निकालता है, और 1000 ग्राम यूरेनियम अगर हो तो उसमें से सिर्फ 7 ग्राम यूरेनियम 235 होती है, जो क्या कहते हैं एटम बॉम्ब में इस्तेमाल हो सकती है। बाकी 993 ग्राम यूरेनियम हमारे काम की नहीं है। तो पाकिस्तान ये करता है कि ये इस तरह करके ड्रम है, इनके नीचे पाकिस्तान ने मोटरें लगाई हैं। ये ड्रम सारा दिन घूमते रहते हैं, सारा दिन घूमते रहते हैं, और इसमें यूरेनियम पड़ी होती है। सारा दिन घूमने के नतीजे में जो यूरेनियम 235 है वो उनका मास जो कि कम है वो सेंटर में आ जाती है, और यूरेनियम 238 जो है वो चूंकि भारी है, स्लाइटली भारी है, तो साइडों पे चली जाती है। फिर पाकिस्तान बीच में से ये वाली यूरेनियम निकाल कर, बहुत सारे ड्रमों की सेंट्रल यूरेनियम बाहर निकाल कर फिर उसको दोबारा घुमाना शुरू करता है, और एक पूरा दिन उन्हें घुमाता रहता है। फिर उसके भी सेंटर से यूरेनियम निकाल कर एक और ड्रम में इकट्ठी करता है, और फिर उसको भी रोटेट करता है। इस तरह बहुत ज्यादा रैपिड रोटेशन से पाकिस्तान यूरेनियम 235 एक्सट्रैक्ट करता है सेंट्रीफ्यूज टेक्निक के जरिए। ठीक है कि नहीं है? कोई इशू तो नहीं है? अब अगला चले जनाब, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखें क्या है जी। जी अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया? सारों को कोई मसला तो नहीं है बेटा? बेटा अगर ना समझ आए तो मुझे जरूर बताया करें, अपनी राय का इजहार किया करें अगर ना समझ आए तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। हाँ आ गई है समझ। चलो ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें। A particle P of mass 0.3 kg is attached to one end of a light inextensible string of length 0.6 meter. The other end of the string is attached to a fixed point on a smooth horizontal surface. P moves in a circular path on a surface with speed 4 meter per second. ये देखें, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है। इस पे पॉइंट है O, यहां पर है, इसके साथ एक रस्सी बंधी हुई है यूं करके, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपने, और वो ऑब्जेक्ट यूं फुल घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है। ठीक है ना? नोट करें कि ये सर्फ स्मूथ है, इसका मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो इस ऑब्जेक्ट को कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर इसको कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। और इसका जो रेडियस है वो 0.6 मीटर है, तो आर जो है वो 0.6 मीटर हो गया। मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट उन्होंने दिया हुआ है 0.3 जो है वो kg, और इसकी जो स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग है जब वो मूव कर रहा है इस तरह से, की जो स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग है जो कि टेंजेंट टू द सर्कल है इस तरह करके, वो है जनाब 4 मीटर पर सेकेंड, वहां दी हुई है। टेंशन इन द स्ट्रिंग किस तरह से निकलेगी जी? टेंशन इन द स्ट्रिंग निकलेगी mv² / r से। तो 0.3 और वेलोसिटी कितनी है? 4 का स्क्वायर, और r कितना है? 0.6। तो इस तरह आपके पास टेंशन आ जाएगी जो भी आएगी। कोई मसला तो नहीं है इसमें जी? सर 8 आएगी 8। ठीक है, शाबाश, ठीक है। अब आगे देखें, एक मिनट बेटा, ये इसका बैटरी नीचे जाने लगी है, मैं जरा कनेक्शन ठीक कर लूं। एक मिनट, अगर ये बंद हो जाए तो आप वेट कीजिएगा, मैं इसका कनेक्शन लगा लूं। बेटा वो लैपटॉप बंद होने लगा, उसका बेटा नीचे से चार्जर मार दो, चार्जर लेकर। अच्छा जी,
8 न्यूटन। अगला अब क्वेश्चन 3 शुरू कर दिया मैंने, हालांकि क्वेश्चन तो खत्म ही नहीं हुआ ये पार्ट। इसका क्या कहता है जी, गिवन दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन नॉट एक्सीड 30 न्यूटन, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पी इन मीटर पर सेकेंड एंड द एंगुलर स्पीड इन रेडियंस पर सेकेंड। उसका मतलब ये है कि अगर उसकी मैक्सिमम टेंशन 30 है तो फिर उसकी स्पीड कितनी है। क्वेश्चन 2 ही है, उसने कहा मैक्सिमम टेंशन उसमें 30 न्यूटन हो सकती है और 0.3 वेलोसिटी नहीं, और आर जो है वो आपका 0.6 है। तो देखें इससे वेलोसिटी क्या आएगी, जरा निकालें। 7.75। 7.7 जी, बोलो जी बेटा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब v किसके बराबर है, 7.75 और r बेटा 0.6 है, तो ओमेगा आराम से आ जाएगा। कोई मसला तो नहीं है बेटा? 12.92। ठीक है, 0.92, शाबाश। 0.92 नहीं आएगा यार, ये 7.75 को 0.6 से डिवाइड करें तो 0.9 नहीं आंसर आ सकता। 12.92। अच्छा 12.92, शाबाश। अच्छा यार ये क्वेश्चन पढ़े जरा आप लोग। आप पार्टिकल ऑफ मास, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 है पार्टिकल ऑफ मास 0.4 kg मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल सेंटर। वो हॉरिजॉन्टल सर्कल वो होते हैं बेटा जिनमें ग्रेविटी इन्फ्लुएंस नहीं करती। हॉरिजॉन्टल सर्कल कौन से होते हैं, जिनमें ग्रेविटी इन्फ्लुएंस नहीं करती। ठीक है कि नहीं? तो अब आगे देखें, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें, क्या कहता क्या है ये क्वेश्चन जी। ओपी फाइंड करना है ठीक है, रेडियस निकालना है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सर। 0.24 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगी जी टेंशन या F इज इक्वल टू mv² ओवर r लगा दें आप। F की वैल्यू क्या आ गई जनाब, F की 15 न्यूटन, मास 0.4, वेलोसिटी 3 का स्क्वायर और R बेटा, R है OP, तो आराम से R आ जाएगा इस तरह से ओवर 15। ये निकालें R की वैल्यू क्या आती है जी, 0.24 मीटर बेटा। तो इस तरह से आ गया जनाब। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए जनाब। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 4 देखें जनाब आप। अ माइक्रोवेव ओवन हैज अ सर्कुलर टर्न टेबल ऑफ रेट। आपने बल्कि अपना माइक्रोवेव ओवन भी देखा होगा, उसके अंदर भी एक टर्न टेबल होता है, वो गोल गोल घूम रहा होता है। ठीक है ना, जो खाने को गोल घुमाता है। अच्छा ये जनाब क्या है, ये ओमेगा है। ठीक है कि नहीं? अ माइक्रोवेव ओवन हैज अ सर्कुलर टर्न टेबल ऑफ रेडियस 0.16 मीटर या 16 सेंटीमीटर। A small object is placed on the turntable. Objective नहीं, a small object is placed on the turntable near its edges। यहां पर
द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द कॉइन एंड द टर्न टेबल इज 0.02 डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है उसका वेट है, यानी वो इस तरह से, ये टर्न टेबल यूं है, यहाँ वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसका वेट डब्ल्यू ऐसे लग रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इधर लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स उसको म्यू आर या म्यू डब्ल्यू ऐसे लग रही है, और फ्रिक्शनल फोर्स है जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अगर आपने M1 पढ़ा हुआ हो तो आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट होती है, और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होती है सम नंबर मल्टीप्लाइड टू फ्रिक्शनल नंबर मल्टीप्लाइड टू द वेट, और ये नंबर जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। और यहाँ पर इस टर्न टेबल को जो इस तरफ को सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो लग रही है जी म्यू डब्ल्यू। क्या लग रही है? म्यू डब्ल्यू इस तरफ को लग रही है। अब आप देखें जब वो रोटेट कर, ऑब्जेक्ट इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग व्हेन द टर्न टेबल इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। ये ओमेगा रेडियंस पर सेकंड है। कैलकुलेट ओमेगा, यानी मैक्सिमम, बस आप गिरा वाली सिचुएशन है, यानी वो घूम रहा है और अब वो किसी भी वक्त टेबल को छोड़ सकता है अगर आपने जरा सी उससे ज्यादा स्पीड की तो वो क्या होगा? आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है? mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। फ्रिक्शनल सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स 0.02 टाइम्स द w के बराबर है। mr ओमेगा स्क्वायर हो गया 0.02 mg, mr ओमेगा स्क्वायर, मास कैंसिल हो गया, 0.0 g इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0.0 g ओवर r है, और यहां से आप ले लें कि ओमेगा बराबर किसके? 0.0 g ओवर r, और ओमेगा बराबर है 0.91 ओवर 0.16 जी। तो ओमेगा की क्या वैल्यू बनती है जी? हाँ 1.12 पॉइंट 1.12 शाबाश 1.12 रेडियंस पर सेकंड। ठीक है कि नहीं है बेटा? ये आपने इसका ओमेगा निकाल लिया। अगर वो कहे कि इसको कन्वर्ट करें रेवोल्यूशंस पर सेकंड में, एक दफा कैम्ब्रिज में जो क्वेश्चन आया था तो बच्चों से ये रेडियंस पर सेकंड जो है वो रेवोल्यूशंस पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। फिर 2 पाई से डिवाइड। जी बिल्कुल, इसको 2 पाई से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेवोल्यूशंस पर सेकंड। आपको पता है ना ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ। ये रेडियंस पर सेकंड और ये रेवोल्यूशंस पर सेकंड। उन्होंने पेपर में रेवोल्यूशंस पर सेकंड मांगा हुआ था। एफ किसके बराबर है? ओमेगा ओवर 2 पाई के 1.12 ओवर 2 पाई, तो ये रेवोल्यूशंस पर सेकंड आ गया। कोई मसला तो नहीं है? 0.176 176 हर्ट्ज या रेवोल्यूशंस पर सेकंड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर 5 पढ़ें जरा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जनाब जी? क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको था ना, ये शीट मैंने गूगल क्लासरूम पे भी सेंड कर दी और आप सबको भेजी। और हम प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं? सिर्फ अभी फिलहाल हॉरिजॉन्टल सर्कल्स की, हमने वर्टिकल सर्कल्स छेड़े तक नहीं। A radial force of 20 Newton is required to maintain a particle moving in a horizontal circle of diameter this. अगर डायमीटर जो है वो 1.8 मीटर है तो जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा? 1.8 ओवर 2.9 मीटर। और स्पीड किसके बराबर है? वो उन्होंने दी हुई है 4.8 मीटर पर सेकेंड। और उन्होंने कहा कि मैक्सिमम रेडियल फोर्स क्या होता है बेटा? रेडियल फोर्स वो होता है जो रेडियस की तरफ लगता है, और वो वही फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी बिल्कुल सेंटर की तरफ लग रहा होता है। तो रेडियल फोर्स जो रेडियस की तरफ लग रहा है, और रेडियल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, ठीक है ना। अनबैलेंस्ड फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक्सेलरेटिंग फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, नेट फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो इस तरह से यूं लग रहा है, यूं करके। अब F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर कर दें। F की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है 20 न्यूटन। मास के बारे में पता नहीं, 4.8 स्क्वेयर, और R जो है वो 0.9। इसके बाद इससे M क्या आता है बेटा आपका?
0.78. क्या? 0.78. 0.78 kg। शाबाश। इबाद अल्लाह पाक इसको बड़े दर्जे दे, अल्लाह इससे राजी हो और अल्लाह जिंदगी की सब दुख दर्द दूर कर दे। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा जहां भी लफ्ज सेंट्रीफ्यूज आ जाए ना, जहां भी लफ्ज क्या आ जाए, सेंट्रीफ्यूजेस, तो ये देखें उसने यहां पर आपको तारफ भी करवाया कि सेंट्रीफ्यूज होती क्या है। सेंट्रीफ्यूज क्या होती है? एक हॉलो सिलेंडर होता है यूं, ये उसका एक्सेस है, और नीचे उसके मोटर लगी हुई होती है, और ये मोटर की वजह से वो गोल गोल घूम रहा होता है सिलेंडर, और इसमें आप मुख्तलिफ चीजें डाल देते हैं। जब ये गोल घूमता है तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एंड पे चले जाते हैं और लाइटर ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाते हैं, क्योंकि लाइटर ऑब्जेक्ट्स को कम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, हैवियर को ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है कि नहीं? तो उससे क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूजेस जो होती हैं वो सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मिक्सचर्स के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है कि नहीं? सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं वो डिफरेंट मिक्सचर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। अब आपको पता है तेज से तेज मोटरें डेवलप हो रही हैं। इस वक्त जो दुनिया में फास्टेस्ट मोटर है वो 9000 रेवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से रोटेट कर रही है। अगर आप देखें तो ये 1500 रेवोल्यूशंस पर सेकंड है। जस्ट इमेजिन करें, आप जरा तसव्वुर करें कि आप पलक झपके और 1500 रेवोल्यूशंस मोटर घूम चुकी होती है। इस तरह की हाई स्पीड मोटरों का फायदा क्या होता है? इसमें ये होता है कि मसलन अगर आप फर्ज करें ये आपके पास एक मोटर है, इसमें मुख्तलिफ आपने मिक्सचर्स डाले हुए हैं, तो जो हैवियर आइटम्स हैं, हैवियर रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं, वो सारे एंड पे चले जाएंगे और लाइटर आइटम्स बीच में आ जाते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के लिए सेंट्रीफ्यूजेस इस्तेमाल होती हैं। और ये जो मैंने हदीस है ना, याजूज माजूज सारा समुंदर पी जाएंगे, मेरा अपना जाती ख्याल ये है, मैं ये आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसे आप डिसएग्री कर सकते हैं, और इसे आप आउट राइटली रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कि वो ये है कि उस वक्त मुमकिन है वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो कि वो समुंदर का पानी इसमें डालें और उसको तेज तेज रोटेट करें, और उसमें से जितने गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, जितने सिल्वर के पार्टिकल्स हैं, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, हर तरह के सॉल्ट्स को सेपरेट आउट कर लें, और वो उसमें से एक्सटेंसिवली उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज करें, और उसमें से हर तरह का केमिकल एक्सट्रैक्ट करें और डिफरेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स एक्सट्रैक्ट करें, और तो कोई पता नहीं इसी कोशिश में पूरा समुंदर जो है वो बॉयल अवे करवा दें। ये मेरा अपना जाती ख्याल है, आप इसको आउटराइटली रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं। सर हाँ हाँ जी, मैं सुन रहा हूं। इससे सेपरेट तो नहीं कर सकते, मतलब इससे मतलब आप अलग थोड़ी कर सकते हो, वो मतलब अलग हो जाएंगे लेकिन आप निकाल थोड़ी सकते हो ना अलग करके। नहीं, आप देखना आने वाले वक्त में ना इस तरह के सेंट्रीफ्यूजेस बन जाएंगे, ऐसे ऐसे करके, यूं करके ना, यूं यूं, वो यूं यूं होंगे, और वो यूं गोल गोल इस तरह तेज तेज गोल घूमेंगे। तो एक एलिमेंट इधर आके सेटल डाउन हो जाएगा, एक एलिमेंट इधर आके सेटल डाउन हो जाएगा, एक एलिमेंट इधर आके सेटल डाउन हो जाएगा। बड़ी परफेक्ट सेपरेशन अचीव हो जाएगी। वंस एक हाई स्पीड अचीव हो जाए तो उसके बाद परफेक्ट सेपरेशन अचीव हो जाती है। सर आप जगह कैसे मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं जब आपको पता ही नहीं है कितना होगा उसमें? वो उसके मास और उसकी रोटेशनल स्पीड और रेडियस के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे। वो आप जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब इतनी हाई स्पीड रोटेशन होगी तो चीजें किस तरह से सेपरेट आउट होकर कहाँ सेटल डाउन होंगी। सर ये बात सही है कि हाई स्पीड पर जो मास होता है वो थोड़ा एनर्जी में बदल जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन वो भी फिलहाल मैं उस डिस्कशन में अभी ना लेकर आऊँ इनको, वो भी बाद में। अच्छा जी, अच्छा ड्रम में जनाब, वो एक ड्रम में जिसका डायामीटर 0.8 मीटर है और रेडियस 0.4 मीटर है, और ओमेगा जो है 500 रेडियंस per second. Calculate the magnitude of contact force between the cylinder and an object of mass 0.7 kg on the inner surface of centrifuge. अब होगा ये कि ये एक ऑब्जेक्ट है यहां पड़ा हुआ, इसको जो ड्रम की दीवार है ना, इसको ज़ाहिर आपको पता है कि जब इसने गोल गोल घूमना था तो इस ऑब्जेक्ट ने तो जो यहां लगा हुआ है ऐसे, उसने तो बाहर निकल जाना था, उसको तो ये सिलेंडर की दीवार ने रोक के रखा हुआ है, तो सिलेंडर की दीवार ने उसको एक इनवर्ड फोर्स लगाया हुआ है, तो वो फोर्स ऐसे अंदर की तरफ लग रहा है। अब वो फोर्स उसने पूछा है कि वो फोर्स कितना है, तो वो फोर्स आपको पता है सीधा सीधा सेंट्रीपिटल फोर्स है, और फार्मूला आपके पास क्या है,
आर ओमेगा स्क्वायर। मास कितना है जनाब, उसने आपको दिया हुआ है 0.7 kg, और रेडियस कितना है, डायमीटर का हाफ है, और 500 रेडियंस पर सेकंड। ये तेज, इतनी तेज ड्रम घूम रहा है, तो ये इस तरह से ये वो फोर्स है जो ड्रम की दीवार उस ऑब्जेक्ट पर लगा रही है, क्योंकि 70,000 हाँ कितना जी क्या आ रहा है, 70,000। 70,000। बड़ा एक्सेसिवली हाई फोर्स है यार, इट्स अ वेरी बिग फोर्स। और वो ऑब्जेक्ट इस तरह से है। अब ऑब्जेक्ट तो अपने इनर्शिया की वजह से सीधा निकल जाना चाह रहा था, लेकिन ये जो उसकी दीवार है वो इसे इस तरफ को फोर्स लगाती है। ठीक है कि नहीं? ठीक, अब आगे देखिए जनाब, जब वो कहे, अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें आप। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें, क्या कहता है? अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ 1.2 meter is freely pivoted at one end to a fixed point O on a smooth horizontal surface. A light rod of length 1.2 meter is freely pivoted at one end to a fixed point O on a smooth horizontal surface. Particles P and Q, each of mass 0.3 kg, are attached to the midpoint and the free end of the rod respectively. The rod rotates in a horizontal circle at a constant angular speed. Given that the tension in the rod between P and Q is 18 Newton, find the force on the rod at O. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन के कराने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन कराना पसंद करूँ। इस क्वेश्चन के कराने से पहले आपने अगर मैकेनिक्स M1 पढ़ी हुई हो, और अगर चले नहीं भी पढ़ी हुई तो कोई मसला नहीं, ये एक छत है, ठीक है ना, इस छत के साथ ये एक रस्सी लटकी हुई है, और इसके साथ एक मास अटैच है, और ये एक और रस्सी है, और फिर एक और मास। अब देखें, फर्ज करें ये 10 kg का मास, फर्ज करें ये 7 kg का मास। अब जो 7 kg का मास है उसका जो वेट है 70 न्यूटन, वो यूं नीचे की तरफ लग रहा है, और इस तरह से यूं 70 न्यूटन लग रहा है। उसको एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी T1, ये भी 70 न्यूटन होगा यूं ऊपर की तरफ। अब ये 70 न्यूटन इसको बर्दाश्त हो रही है। अब देखें, इस रस्सी में इस तरफ को भी T1 ही होगी, क्योंकि एक्शन एंड डायरेक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। और 10 न्यूटन का अपना जो वेट है इस तरफ 100 न्यूटन यूं नीचे लग रहा है, 10 kg का। ये जो ऊपर टेंशन यहां लगी है ना T2, वो इसका बोझ भी उठाएगी और इसका बोझ भी उठाएगी। ये वाली जो रस्सी थी ना, ये वाली रस्सी, ये सिर्फ इसका बोझ उठा रही थी, और ये वाली जो रस्सी है ये इन दोनों का बोझ उठाएगी, और वो उठाएगी 170 न्यूटन। जो T2 है यहां पर, वो क्या करेगा, वो 170 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं? अब इसी पॉइंट को जहन में रखें, और ये चीज देखें कि ये एक लाइट रॉड का मतलब है उस रॉड का अपना कोई वेट नहीं है, ठीक है ना, लाइट रॉड है तो उसका अपना कोई वेट नहीं है। अच्छा जी, अब P यहां अटैच हुआ है और Q यहां अटैच हुआ है, ऐसे, और वो चीज यूं गोल गोल घूम रही है इस तरह से। Q यूं घूम रहा है और P यूं घूम रहा है इस तरह से। जब ये रॉड इधर आता है तो P यहां आ जाता है और Q यहां। जब ये रॉड इधर आता है तो P इधर है, Q इधर आ जाता है। ये P छोटे रेडियस में घूम रहा है, Q बड़े रेडियस में घूम रहा है। रॉड एक ही, P मिड पॉइंट पर है, Q जो है वो एंड पर है। फिर ये रॉड इधर जाता है तो P इधर है और Q इधर है। Q बड़े रेडियस में घूम रहा है, P छोटे रेडियस में घूम रहा है, P रॉड के मिड पॉइंट पर। और यहां से यहां जब रॉड आता है तो P यहां है और Q यहां। ठीक है कि नहीं? और Q का उसने कहा 1.2 मीटर है, तो ये टोटल लेंथ 1.2 मीटर है। इसका मतलब Q के लिए रेडियस, किसके लिए? Q के लिए रेडियस जो है 1.2 मीटर है, मगर P के लिए रेडियस 0.6 मीटर। P के लिए रेडियस क्या है? 0.6 मीटर। अब ये चीज इस तरह से है कि ये देखें, दोबारा मैं आपको दिखाता हूं, ये यूं गोल गोल घूम रहा है इस तरह से, और P अंदर है यूं। किसी भी इंस्टेंट पर ये सूरत हाल, ये P है, ये Q, और ये इस तरफ को जा रहा है तो ये भी इसके साथ इस तरफ को जा रहा है। अब जो इधर इस रस्सी में जो टेंशन होगी ना, वो सिर्फ Q की फिक्र करेगी। इस रस्सी में जो टेंशन होगी वो सिर्फ Q की फिक्र करेगी। Q को सेंट्रीपिटल फोर्स जितना चाहिए वो प्रोवाइड करेगी। और दोनों मासेस दोनों कितने हैं? दोनों 0.33 kg के।
दोनों क्या है, दोनों 0.33 kg के, ये भी 0.3 kg का है, ये भी 0.3 kg का, ठीक है, ये भी 0.3 kg का है, ये भी 0.3 kg का, ठीक है कि नहीं। और यहां पर जो टेंशन होगी इस तरफ को, वो दोनों की फिक्र करेगी। यहां पर खाली टी क्यू और यहाँ टी पी क्यू लिख देते हैं, यानी मैंने क्या कहा, ये रस्सी में यहाँ पॉइंट पी और यहाँ पॉइंट क्या है, क्यू। तो इस जगह पर जो टेंशन लग रही है उस टी के साथ छोटा सा क्यू लिख देता हूं, यानी वो टेंशन जो सिर्फ क्यू की फिक्र कर रही है। और यहां पर जो टेंशन लग रही है वो पी क्यू, यानी वो पी और क्यू दोनों की फिक्र कर रही है। तो जो सर ये डबल नहीं हो गया वैसे? तो ज्यादा हो जाएगी ना, ठीक है। गिवन दैट द टेंशन इन द रॉड बिटवीन पी एंड क्यू इज 18 न्यूटन। ओह सर टेंशन टू अठारह भी ले सकते हैं जी, सर, 2T नहीं ले सकते? नहीं 2T भी ले सकते हैं I guess। 2T नहीं ले सकते यार, P और Q का सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर नहीं है। इसलिए नहीं है कि P का रेडियस छोटा और Q का रेडियस ज्यादा बड़ा है। ओके सर। ठीक है कि नहीं है। तो जनाब देखें, साफ सुथरा एक पेपर निकालते हैं, ठीक है। ये देखें, ये पॉइंट O, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, यहां जो टेंशन है वो है 18 न्यूटन, ये डिस्टेंस है 1.2 मीटर, इसका मास है 0.3 kg, ठीक है। अब आप इस पे फार्मूला लगाएं, F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ये मैं अब Q के लिए लिख रहा हूँ, 18 न्यूटन जो इधर टेंशन है वो सिर्फ Q के लिए, मास 0.3 kg, रेडियस 1.2 और ओमेगा। ओमेगा निकाल के दिखाएं मुझे क्या आता है बेटा। जी 7.07 7.07 रेडियंस पर सेकेंड। अब ओमेगा तो इसका भी सेम। अब पी में यहां टेंशन क्या होगी, यहां जो टेंशन होगी वो पी के लिए भी होगी, मास ऑफ पी, रेडियस ऑफ पी, ओमेगा स्क्वायर, और क्यू के लिए भी होगी, मास ऑफ क्यू, रेडियस ऑफ क्यू, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। जिस तरह वो मैंने कहा था ना, जब आप ऐसे किसी चीज को लटका देते हैं तो इस रस्सी में जो टेंशन है वो सिर्फ इसका वेट उठा रही है, मगर इस रस्सी में जो टेंशन है वो इन दोनों का वेट उठा रही है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे तार के साथ फर्ज करेंगे एक बंदा लटका हुआ है और इसकी टांग पकड़कर एक और बंदा लटका हुआ है ऐसे करके, क्यों। अब ये बंदा सिर्फ अपना बोझ उठा रहा है, लेकिन इस बंदे की जो ये वाली हाथ है इसके अंदर जो फोर्स है वो इन दोनों का वेट उठा रहा है। ये बंदा ज्यादा मशक्कत कर रहा है। इसी तरीके से जब एक रस्सी के साथ ये दो पार्टिकल बंधे हुए और ये गोल गोल घूम रहे हैं, तो रस्सी के इस हिस्से में जो टेंशन है वो सिर्फ इसको बेयर आउट कर रही, लेकिन जो रस्सी के इस हिस्से में टेंशन है वो इन दोनों का बोझ उठा रही है। तो वो टेंशन क्या होगी, मास ऑफ पी कितना है जनाब, ये मास ऑफ पी कितना है 0.3 है, रेडियस ऑफ पी कितना है 0.6 हमने पढ़ा था, आधे पर है। ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा 7.07, मास ऑफ क्यू कितना है 0.3, रेडियस कितना है 1.2 और 7.07। बेटा कल भी सर्कुलर मोशन पर क्वेश्चंस का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ये हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस किए, 7 क्वेश्चंस किए। ओहो अभी तो बड़े पड़े में टाइम पड़ा हुआ है जी, और क्वेश्चंस करते हैं। बेटा ये जो शीट है जिसमें ये 7 क्वेश्चंस थे, ये अपलोड हुई है आपके उसके ऊपर, जो आपके ऊपर जो गूगल क्लासरूम है, और बाकी सबको भी ये मिली हुई है, ये भेज दी गई थी आपको। ये हॉरिजॉन्टल, ये लिमिटेड प्रैक्टिस दे रही है, ये प्रैक्टिस दे रही है क्या कहते हैं उसकी लिमिटेड प्रैक्टिस दे रही है सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कल की, और उसमें भी इसने रोड पे मूव करने वाले व्हीकल्स की प्रैक्टिस नहीं दी आपको भी। आगे चलते हैं यार। पेपर में क्वेश्चन कौन सा आया था आपको याद है, जो इस दफा टेस्ट में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ भी था। और उसका 27 हाँ 27 बनेगा ऊपर वाला, क्या आएगा ये 27। अच्छा यार, जो पेपर में क्वेश्चन आया था, जो टेस्ट में दिया था, जो बड़ा पेपर कैम्ब्रिज का बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, उसमें उसने कहा कि जी ये टर्न टेबल है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये डिस्टेंस कितना था अगर किसी को याद हो तो 35 सेंटीमीटर था, है सर नहीं याद। अच्छा जी, मेरा ख्याल है 37। आंसर से पता चल जाएगा, अगर आंसर सेम आया तो इसका मतलब है मेरा रट्टा ठीक लगा। 35 सेंटीमीटर है ये, और
वो कहता है जी कि इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। अब मुझे सही याद नहीं है, मेरा ख्याल है जो उसने फ्रिक्शनल फोर्स बताई थी वो गालिबन 0.7 W के करीब थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है कि नहीं। अब वो कहता है इसको घुमाना शुरू किया तो ये मैक्सिमम किस स्पीड पर टेबल को छोड़ देगा, कितनी स्पीड पर ये टेबल को छोड़ देगा, इसकी रेवोल्यूशंस पर सेकंड मांगी थी उसने इसका एफ मांगा था, उसने इसका क्या मांगा था, एफ। अब जो तो बच्चे हैं ना बड़े सही, जिनकी सही अप्रोच है, उन्हें ये बात पता है, उन्हें ये बात पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो F इज इक्वल टू ma के भी बराबर है। उन्हें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r के भी बराबर है। उन्हें ये बात पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर के भी बराबर है। उन्हें ये बात पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv ओमेगा के भी बराबर है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन बस आप बदल रहे हैं ना, यू आर ओनली चेंजिंग एक्सेलरेशन। उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि इसके भी बराबर है, ये आपको पता है एक्सेलरेशन ही है, और आपको पता है इसके भी बराबर है। तो जो सबसे स्मार्टेस्ट अप्रोच थी ना वो ये थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसने कितना दिया हुआ था, फ्रिक्शनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और वो 0.7 W के बराबर है। तो 0.7 W किसके बराबर बन गया, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर mr f स्क्वायर। अब 0.7 mg 4 पाई स्क्वायर mr f स्क्वायर, mm से कैंसिल हो गया, कॉइन का मास उसने दिया हुआ ही नहीं था, पता था कि इसका मतलब छोड़ना है, g की जगह 9.8 डाल दें, 4 पाई स्क्वायर और r को नीचे लें और r की वैल्यू ले लें 0.35। देखें अगर तो ये आंसर 43 आया तो उसका मतलब मेरा रट्टा जो है वो ठीक लगा जी। 0.705 क्या आया, 0.075 0705 सर एक मिनट 0.705 0.705 5 05 मेरा ख्याल है जो मैंने आपको वैल्यूज बताई है ना वो उसमें मेरा ख्याल है ये इसका रेडियस मैंने 0.35 सेंटीमीटर जरा ज्यादा बता दिया। इफ मेरा ख्याल है रेडियस कम था उसका, रेडियस उसका 35 सेंटीमीटर नहीं था, थोड़ा सा सेंटीमीटर, फिर उसकी वजह से फिर ये मेरा आंसर जो है आंसर से डिफरेंट, मगर नेवरदलेस वो क्वेश्चन ऐसे ही करना था और उसका आंसर था 43 सेंटीमीटर रेवोल्यूशंस पर सेकंड। अच्छा जी, उसके बाद उसमें फिर एक बड़ा मजे का क्वेश्चन था, उसने कहा जी कि मैंने ये प्लेट के ऊपर की मड लगा दिया, क्या लगा दिए, मड, कीचड़, कीचड़ के पार्टिकल्स हैं। कहता है जी मैंने इसको गोल घुमाना शुरू किया और तेज करना शुरू किया, कहता है तेज करता गया, कहता है ये वाला कीचड़ पहले उड़ के गिरेगा या ये वाला कीचड़ उड़ के गिरेगा, ये जवाब, ये उसने क्वेश्चन पूछा था और इसका सही जवाब आप में से राहिम ने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, लेकिन राहिम का आंसर बहुत अच्छा था और वो नियरेस्ट था जो मैंने लिखवाया था क्लास में, लेकिन जिसे कहते हैं ना मजा आ गया वो वाली बात नहीं थी, ठीक है कि नहीं। आपको मैंने इसका क्वेश्चन ये लिखवाया था, पहला पॉइंट ये है कि ऑल मड पार्टिकल्स, हम समझेंगे सारों को छोटे छोटे जर्रे ले लेते हैं, हम एक एटम ले लें या जो भी ऑड मड पार्टिकल्स, या यूं कह लें लेट्स एज्यूम व्हिच इज अ रीजनेबल assumption ऑल मड पार्टिकल्स हैव सेम मास, ये मास, ठीक है ना, ये पहली बात है और विच इज अ वेरी रीजनेबल assumption। एंड ये बात एज्यूम नहीं कर रहा जो सेकंड नंबर पे लिख रहा हूं, all mud particles have got same omega,
all mud particles have got a same omega. All mud particles have same omega. सारों का ओमेगा सेम है, मास भी सेम है, ओमेगा भी सेम है। फिर क्या बात आ गई? सिंस सेंट्रीपिटल फोर्स, सिंस centripetal force is given by mr omega square. अब दो सबका मास सेम है, ओमेगा सेम है, तो हम कह सकते हैं कि F is proportional to R. So that means particles at the edges require more centripetal force. So particles at the edges will require more centripetal force. अच्छा जी, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको पता है F इज इक्वल टू वी, वो उसकी उनकी जो वेलोसिटी है, जो कि उनका रेडियस ज्यादा है, वो जो मड पार्टिकल यूं घूम रहा है उसकी निस्बत जो पार्टिकल यूं घूम रहा है मड पार्टिकल, और दोनों सेम टाइम में, जितनी देर में ये इधर आता है ये वाला मड पार्टिकल उतनी देर में इधर आता है, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसकी इनर्शिया ज्यादा है, और इसमें एकदम फ्लाई आउट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो पार्टिकल्स एट द एजेस विल रिक्वायर मोर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोहेसिव फोर्सेस, जो मड पार्टिकल्स की आपस में चिपकने की सलाहियत है और प्लेट के साथ जो उनकी चिपकने की सलाहियत है, वो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे जनाब कि कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस आर प्रोवाइडिंग देम द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। Cohesive and adhesive forces provide them centripetal force, and these forces are limited. These forces are limited. तो ये limited forces हैं। जब required centripetal force available से बढ़ जाएगा, when required centripetal force will exceed from available centripetal force, particles will fly off, and this thing will occur first for the particles at the edges. ठीक है ना? Particles will fly off and this thing will occur. ये बेटा डिस्टिंक्शन वाला आंसर है, and this thing will occur for particles at the edges. एजेस पर जो पार्टिकल है ये उनके लिए पहले अकर होगा, फॉर पार्टिकल्स एट द एजेस। ठीक है ना? ये स्पेलिंग मेरे बहुत ज्यादा वो पेपर हिल रहा है तो इसलिए फॉर पार्टिकल्स एट द एजेस। बेटा ये है जनाब डिस्टिंक्शन वालों के लिए जो जवाब था। बेटा आप देखें, जो इस दफा हम अभी वी आर नॉट डन येट विद हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे और दबा के क्वेश्चंस और इंशाल्लाह ताला आएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो ये थे क्वेश्चन जो हमने किए, एंड वी विल नॉट फिनिश येट। आज बस हमने थोड़े कम क्वेश्चंस किए हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला और भी करेंगे, तो पक्का इसको इंशाल्लाह। सर एक बात पूछनी है। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ बता। सर अगर पार्टिकल्स का मास डिफरेंट हो तो? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि आप ना ये वो एजम्पशन लगा सकती हो कि सारे मड पार्टिकल्स ऑलमोस्ट एक जैसे मास के हैं, क्योंकि मड पार्टिकल्स बने हुए तो आपको पता ना एक खास किस्म के मॉलिक्यूल से ही बने हुए होते हैं, तो आप ये एजम्पशन लगा सकती हो, एंड इट्स क्वाइट रीजनेबल एजम्पशन। तो इस बेस पर इस तरह से है। हाँ अलबत्ता अगर वो आप फर्ज करें किसी बंदे ने बतौर खास उन्हें इस तरह करके बना के रखा हुआ है, ऐसे ऐसे करके रखा हुआ है और यूं स्टिक किया है, फिर लॉजिक जरा डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन जो उसने खुद अगर आप क्वेश्चन पढ़े वो तो उसमें लिखा हुआ है कि मड ऐसे रख दिया गया, तो फिर मड जब तेज घूमेगा तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंडिविजुअली ही एक्ट करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के लेवल तक जब पार्टिकल चले गए तो फिर पार्टिकल सारे ऑलमोस्ट सेम मास के होंगे। या तो वो खुद इसके वो बनाता ना कोई शक्ल बनाता, तो फिर हम कहते जी कि उसने
खुद से उसको राउंड ऑफ किया। जनरली मड पार्टिकल्स को आप एज्यूम कर सकती हैं कि सेम मास, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने उनको डिफरेंट ले लिया तो आपका क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप देखें उनको सेम एज्यूम करके भी इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन बनी है, वो तो देन इट विल गो आउट ऑफ द रेंज। ऑलरेडी 2 या 3 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन थी, इसमें ये काफी रीजनेबल असम्पशन है, ठीक है बेटा। सर दूसरी क्लास होगी? जी मैग्नेटिज्म की बेटा आज नहीं है, सिर्फ कल इंशाल्लाह ताला करेंगे, ठीक ठीक। है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। सर ये जो वर्कशीट है तो यार मैग्नेटिज्म नहीं आज, वो सर भी चला गया।